नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज तक मैं शुरू से पिछले 3-4 साल से मेरे वीडियो हिंदी में हो तो भी प्रतिपक्ष चैनल पर डालता था, लेकिन 2 महीने से 3 महीने से मैंने हिंदी के लिए नया यूट्यूब चैनल बना है जहां भाऊ तोरसेकर के हिंदी वीडियो होते हैं। उसका नाम है प्रतिवाद। इसलिए अगर ये मैं डाल रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरा आज का विषय थोड़ा आपको समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लोगन पिछले 40 साल से, एक घोषणा बहुत पॉपुलर हुई थी और उसका मजाक भी बहुत उड़ाया गया था। अब मैं हमारे यहाँ जो होता है कि राजनीति में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर एक घोषणा करता है तो उसके विरोधी उस घोषणा को लोकप्रिय होते देखकर विचलित हो जाते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। आपको मालूम है और याद भी होगा, 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी जनता की जो संपत्ति है, जनता का जो पैसा है, वो कोई उड़ाना चाहे, चुराना चाहे तो मैं चोरने नहीं दूंगा, और मैं तो उसकी चोरी नहीं करूंगा लेकिन दूसरों को भी उसकी चोरी करने नहीं दूंगा। इसलिए उसकी एक घोषणा नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, वो थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना और किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा। क्योंकि सरकार हो, सार्वजनिक जीवन की जो संपत्ति होती है वो आम जनता की है, वो जनता के ही काम में आनी चाहिए। और उस काम में अगर कोई चोरी करना चाहता है, कुछ गड़बड़ करना चाहता है तो उसको मैं रोकूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। और प्रधान सेवक का मतलब उन्होंने दिखाया था कि मैं चौकीदार हूं, भारतीय जनता का चौकीदार देश का प्रधानमंत्री है। तो कोई चोरी करता है, चकारी करता है तो उसको रोकना, उसको पकड़ना वही प्रधानमंत्री का काम है, और इसीलिए मैं वो काम करूंगा। और ये कहते कहते वो बोलते थे कि मैं चौकीदार हूं। तो जब इसके खिलाफ कुछ बोलने की बात आई, 2019 का चुनाव आया, तो राहुल गांधी ने एक के बाद एक सनसनीखेज आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए थे। और जो लगाए थे उसमें न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदार वगैरह वगैरह बात करने वाले नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अदानी और अंबानी जो उद्योगपति है उनके फायदे के लिए जनता का बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश राहुल गांधी ने घोषणाओं का मजाक उड़ाकर की थी। और उसमें लिए बोला था कि देखो राफेल खरीदी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है। अनिल अंबानी जो मोदी जी के दोस्त है, उनकी कंपनी ने कभी हवाई जहाज बनाया नहीं, लेकिन राफेल का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत बड़ा भारी काम, 30,000 करोड़ का काम जो है वो अनिल अंबानी को दिया गया वगैरह वगैरह। वो झूठा था, आंकड़ा भी झूठा था, आरोप भी झूठा था। ये आगे जाकर कोर्ट में सिद्ध भी हुआ, लेकिन बात वो नहीं थी। बात ये थी कि चौकीदार चोर निकला, ये राहुल गांधी को बताना था। इसीलिए उन्होंने उस स्लोगन का मजाक बनाया कि चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। ऐसा मोदी की स्लोगन का मजाक उड़ाया था। तो मोदी जी भी बड़े चालाक है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पर एक स्लोगन बनाई कि मैं भी चौकीदार। और एक के बाद एक लाखों लोगों ने, जो मोदी के समर्थक है, उन्होंने मैं भी चौकीदार, यानी अगर आप मोदी को चोर बोल रहे हो तो लाखों लोग खुद को चोर बोलने लगे। क्योंकि अगर मोदी चोर होता है तो चोर का मतलब ही सच्चा इंसान होता है, ये बताने की वो कोशिश थी। कहने का मतलब ये कि जब
एक स्लोगन पावरफुल बन जाती है तो उस पर अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश भी होती है। तो ऐसी ही पिछले 30-40 साल में एक घोषणा बहुत पॉपुलर हुई थी, लोकप्रिय हुई थी, वो तो मंदिर मस्जिद का मामला था। अयोध्या में जिसे हिंदू लोगों की भावना और आस्था है कि यही तो प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ था, उसको राम जन्मभूमि माना जाता है, और वो तोड़कर बाबर के जमाने में वहीं पर एक मस्जिद बनाई गई और उसको बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। इसलिए वो मस्जिद हटाकर, सैकड़ों साल पुरानी जो मस्जिद है वो हटाकर, जहां प्रभु रामचंद्र का अयोध्या में जन्म हुआ है, बिल्कुल वही फिर से प्रभु रामचंद्र का मंदिर होना चाहिए, इसका एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया। कोर्ट कचहरी में मामले गए, आंदोलन चला, इतिहास के पन्ने और सबूत लाए गए, वगैरह वगैरह, वो हिस्ट्री है। लेकिन एक समय था, एक समय था कि एक घोषणा इस बारे में बड़ी पॉपुलर हुई थी, मंदिर वही बनाएंगे। बीजेपी की और आरएसएस की स्लोगन थी, कानून के अड़ंगे कितने भी हो वो पार करके वही मंदिर बनाएंगे। तो ये चल रहा था 40 साल, अभी तो मंदिर बन गया, कोर्ट का मामला खत्म हो गया। तो बीजेपी का मजाक उड़ाने के लिए उनके विरोधी क्या बोलते थे, याद है आपको? मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये मजाक उड़ाया जाता था। और मजाक कैसे उड़ाया जाता है आप समझ लो, मजाक कैसे उड़ाया जाता है कि आपकी स्लोगन वैसी की पैसी उठाई जाती है, लेकिन उसमें से ही व्यंग निकाला जाता है। अब बात ये थी कि बीजेपी को कोर्ट, कानून, कायदे वगैरह वगैरह जो मामले होते हैं वो अगर आड़े नहीं आते तो मंदिर कब का बन चुका होता। लेकिन जो लोग, वहां राम जन्म हुआ ही नहीं, वो राम का मंदिर था ही नहीं, वहां कोई मंदिर भी नहीं था, ऐसे दावे करके लगातार कोर्ट में एक या दूसरा व चौथा या 10वां केस लगा देते थे। बस वही लोग मजाक उड़ाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख कैसे बताई जा सकती है? अगर आप कोर्ट में जाकर हर बात पर स्टे लेकर आओगे और जब मामला शुरू होता है तो उसकी सुनवाई ना हो, इसके लिए भी आप अड़ंगा लगाओगे। आपको याद है 2018 की बात है, 2013 में शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट, जहां ओरिजिनली बाबरी और मंदिर का मामला चल रहा था, मस्जिद का मामला चल रहा था, 2013 में उसका नतीजा आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हाँ, उधर मंदिर था, उधर मंदिर था, और जो मंदिर था उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। और इसके लिए जो वहां की जमीन है, वो जमीन में इतना हिस्सा मस्जिद को मिलेगा, इतना हिस्सा मंदिर को मिलेगा, इतना हिस्सा जो ट्रस्ट है उसको मिलेगा। ये सब कोर्ट का नतीजा आ गया था, परिणाम आया था। लेकिन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील होना तय था। हाई कोर्ट का या निचली कोर्ट का कोई भी डिसीजन आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो जो पार्टी मानती है कि हम पर अन्याय हो गया है, तो वो पार्टी अपील लेकर ऊपरी कोर्ट में जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी था, और इसलिए 2013 का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था, उसके खिलाफ बाबरी मस्जिद की जो कमेटी वगैरह थी, कोई मुस्लिम पार्टी थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और वो मामला सुनवाई ही नहीं होती थी। बीच में 2014 का चुनाव हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद भी जब जब सुनवाई का मामला आता था तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाती थी, क्योंकि अदर साइड जो है वो कोर्ट में तो जाती है, लेकिन जब सुनवाई का मामला आता है तो स्टे मांगती है, अगली तारीख मांगती है, तो तारीख पे तारीख चलता रहता है।
अभी भी हम देख रहे थे महाराष्ट्र के विधानसभा का जो मामला था, एनसीपी या शिवसेना में टूट हो गई, तो उसका मामला था, उसका जो चुनाव आयोग से निर्णय आ गया था, उस निर्णय के खिलाफ दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट वगैरह गई, तो उस पे भी तारीख पे तारीख चलती रही, और अब विधानसभा खत्म होने को आई, फिर भी उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बोला क्या जाता था, बीजेपी का मजाक कैसे उड़ाया जाता था, मंदिर वही बनाएंगे, ये हर चुनाव में बीजेपी की स्लोगन होती थी, और बीजेपी के विरोधी मजाक उड़ाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया, तारीख कैसे बता सकते, क्योंकि आप ही कोर्ट में जाकर अड़ंगा लगाते हो। अब कांग्रेस के उस समय के नेता और वकील, अब जो समाजवादी पार्टी में बड़े वकील है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ जो भी कोई मामला बनता है तो कपिल सिब्बल ही उसके वकील होते हैं। तो कपिल सिब्बल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 2019 का लोकसभा चुनाव होने तक इस पर सुनवाई ना की जाए, ना कि उसका निर्णय दिया जाए, क्योंकि इसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव पर इसका प्रभाव हो सकता है। तो वो टाली गई। 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म होने तक उस पर सुनवाई तक नहीं हुई, तो तारीख नहीं बताएंगे। तो कैसे तारीख बताएंगे जब आप ही तारीख पक्की ना होने के लिए कोर्ट जाकर जाकर प्रयास कर रहे हो, तो तारीख कौन कैसे बताएगा। और मजाक उड़ाया जाता था, तारीख नहीं बताएंगे। और वो भी बात है, वो उद्धव ठाकरे भी इनसे अलग हुए 2019 में, तब उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी का मजाक उड़ाया था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये मजाक उद्धव ठाकरे भी उड़ाते थे। और इसलिए आज जो मैं आपको एक नई स्लोगन बताने वाला हूं, जो मैंने उसका शीर्षक दिया है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बताए बनेंगे। 2019 में मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव के नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ठुकराया था, और मतदाता ने जिसको ठुकराया उनके साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। 2.5 साल में वो तो चला गया, उनकी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन आज भी वो आस खत्म नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे को जिंदगी में और राजनीति में बस एक चीज हासिल करनी है, उनको वापस मुख्यमंत्री बनना है। और जिनकी मदद से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो, वो उद्धव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी। एक बात साफ है, महायुति में बैठे एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, वो भी नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो तो अपोजिशन पार्टी में बैठे, उद्धव के विरोधी दल में बैठे, तो उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमको मंजूर करनी चाहिए, क्योंकि वो उद्धव के विरोधी है। लेकिन विरोधी अलग होते हैं और सपोर्टर्स अलग होते हैं। कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, ये तो उद्धव के साथी है। इनके भरोसे उद्धव ने महायुति को लात मारी थी, वोटर को लात मारी थी, लेकिन आज वही भरोसा डगमगाया है। क्यों? क्योंकि वही लोग उद्धव ठाकरे का नाम भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मान नहीं रहे, फिर भी उद्धव ठाकरे अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मुझे ही बनाना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आती है तो एक दिन के लिए कम से कम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री करो, ऐसा उनके नेता अंबादास दानवे रिपीटेडली बोल रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे एक तरीके से लगातार हवाला दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा, फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इसलिए मैंने कहा उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो कैसे बनेंगे उसका तरीका नहीं बताएंगे। जो उनकी स्लोगन थी, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उद्धव ठाकरे की भी हालत बिल्कुल वैसी हो गई है कि मुख्यमंत्री तो फिर से मैं बनूंगा, महाविकास आघाड़ी का बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे।
लेकिन कैसे बनेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट का समर्थन मिलना जरूरी है, और किसी के समर्थन से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि जितनी संख्या मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों की होनी चाहिए, उतनी संख्या अपनी ही पार्टी से चुनकर लाने की ताकत उद्धव के पास है नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 50-60 तक वो जा भी सकते हैं जब भी चुनाव लड़े, लेकिन 200 144 के पार जाने की ताकत उनके पास नहीं है। वो खुद की पार्टी से 90 सीटों से ज्यादा लड़ भी नहीं रहे, तो 55 या 60 सीटें ज्यादा कहां से लाएंगे? तो वो ज्यादा सीटें या ज्यादा विधायकों की संख्या उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े करेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, लेकिन वो तो नहीं मान रहे। वो अभी से उद्धव ठाकरे का नाम तक लेना, घोषित करना नहीं चाहते। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका जवाब देना जरूरी है। क्या तरीका है? आप कैसे 145 का गणित समीकरण किस तरीके से उद्धव ठाकरे सिद्ध करेंगे, ये उनको बताना और समझाना जरूरी है, और उद्धव ठाकरे वही बात नहीं बता रहे। तो मामला क्या होता है? तरीका नहीं बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुमत का आंकड़ा यानी महाराष्ट्र विधानसभा में 145 विधायक होते हैं, और उद्धव ठाकरे अगर 145 सीटें भी नहीं लड़ रहे, सिर्फ 90 या उससे कम सीटें लड़ रहे हैं, तो 145 पार करने के लिए विधायकों का आंकड़ा कहां से आएगा, उसका तरीका भी बताना जरूरी होता है। तो वो बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी का बहुमत होगा तो उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनने के लिए उसमें जो पार्टियां हैं, जो दल है, कांग्रेस और एनसीपी, उनका भी समर्थन जरूरी होता है। अगर वो आपके गणित में या समीकरण में सहभागी नहीं होना चाहते तो आप 100 का आंकड़ा, 90 का आंकड़ा, 70 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकते। तो और कौन सा तरीका बचता है 145 पार करने के लिए? तो उसका जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। इसलिए जो स्लोगन है, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे बनेंगे, लेकिन तरीका नहीं बताएंगे, है ना? जो मजाक बीजेपी का और आरएसएस का उड़ाया जा रहा था कि स्लोगन है मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख नहीं बता रहे थे, और आज उद्धव ठाकरे तरीका नहीं बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनो, देखो 145 सीटें अगर आपके साथ है तो आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और इसलिए आपको आंकड़ा दिखाना पड़ेगा, और आंकड़ा अचानक से जादुई तरीके से पैदा नहीं होता, यहां वहां से निकालना पड़ता है। 5 साल पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि उन्होंने, जनता ने नकारे हुए 98 विधायकों का साथ दिया था, जो जनता को नहीं चाहिए थे, जो गवर्नमेंट में लोग नहीं चाहिए थे। ऐसे पार्टियां और उनके विधायक साथ लेकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने थे। तो उनका तरीका सीधा साधा था, जिसके साथ चुनाव लड़ेंगे उससे ही दगाबाजी करेंगे, उस वही तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या उद्धव ठाकरे आज हमें बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट का साथ लेकर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन उनसे दगाबाजी करके महायुति के साथ जाकर फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा? क्या ये तरीका है या कौन सा तरीका है? उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे वही तो बात छुपा रहे हैं। इसलिए जो मजाक उड़ाया गया था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी लाइन पर उद्धव ठाकरे या उनके
जो साथी है वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे बनेंगे, लेकिन तरीका नहीं बताएंगे, क्योंकि तरीका सीधा साधा है, साफ है कि दगाबाजी करके, विश्वासघात करके शायद उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।